नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आप कह सकते हैं बुनियादी और कहीं ना कहीं शायद एक परेशान करने वाले सवाल की तह में जा रहे हैं। हमारा संविधान वो एक कल्याणकारी राज्य का वादा तो करता है, मतलब न्याय, समानता, सबके विकास की गारंटी देता है। लेकिन क्या आज़ादी कितने साल बाद, 75 साल बाद ये वादा हकीकत बन पाया है, या ये सिर्फ यूं कहें कि संविधान की किताबों में ही दर्ज एक खूबसूरत सपना रह गया है? बिल्कुल। और यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण के केंद्र में है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो इसी विरोधाभास को, इसी उलझन को परत दर परत खोलने की कोशिश करती है। एक तरफ संविधान के ऊंचे आदर्श हैं, दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र की जमीनी सच्चाई, और भारत में ये जो लगातार बढ़ती आर्थिक खाई है। हाँ। तो आज हम इन स्रोतों की मदद से यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संविधान के वादों और हकीकत में इतना बड़ा अंतर क्यों दिखता है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती हैं, और क्या कोई रास्ता है आगे का। ठीक है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से संविधान की आत्मा झलकती है ना? मतलब इसकी प्रस्तावना से। हम भारत के लोग, ये शब्द ही अपने आप में एक बहुत बड़ा वादा है। और फिर इसमें साफ साफ लिखा भी है न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, फिर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तो नींव के पत्थर हैं, है ना? एकदम सही कहा आपने। ये वो आदर्शन जिन पर पूरे संविधान का ढांचा खड़ा है। और फिर इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीएसपी भी कहते हैं। ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्व मतलब ये राज्य को बताते हैं कि उसे किस दिशा में कैसी नीतियां बनानी चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। एक तरह से ये राज्य के लिए नैतिक दिशा निर्देश है, एक गाइडलाइन की तरह। ये कहते हैं कि राज्य का ये फर्ज है, उसकी ड्यूटी है कि वो ऐसी नीतियां बनाए जिनसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके, और समाज में जो भी असमानताएं हैं, चाहे वो आय की हों, अवसरों की या सुविधाओं की, उनको कम किया जा सके। अच्छा, क्या इनमें कुछ खास बातें भी हैं जो सीधे सीधे आर्थिक कल्याण मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर से जुड़ती हों? हाँ, बिल्कुल है। जैसे अनुच्छेद 38 को ही लीजिए। ये साफ कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, और खास तौर पर आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। और अनुच्छेद 39 तो और भी आगे जाता है इस मामले में। वो कैसे? उसमें क्या खास है? देखिए, अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य अपनी नीति इस तरह बनाएगा कि सभी नागरिकों को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, आजीविका के मतलब रोजगार के पर्याप्त साधन मिले। देश के जो भौतिक संसाधन है, उनका मालिकाना हक और नियंत्रण इस तरह बंटा हो कि उससे सबका भला हो, सामूहिक हित सधे। अर्थव्यवस्था ऐसी न चले कि धन और उत्पादन के साधन वो बस कुछ ही लोगों के हाथों में जमा होते जाएं। और हाँ, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले, और बच्चों व श्रमिकों का शोषण ना हो। अरे वाह, सुनने में तो ये कमाल का लगता है। मतलब समान काम का समान वेतन, दौलत का जमावड़ा रोकना, सबको रोजी रोटी। अगर ये सब सच में लागू हो जाए तो तस्वीर ही बदल जाए देश की। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है मेरे मन में। क्या राज्य इन्हें लागू करने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर है? क्या हम कोर्ट जा सकते हैं अगर ये ना हो? इस पर शायद हमारे स्रोत कुछ रोशनी डालते हैं, जिस पर हम शायद आगे बात करेंगे। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं जटिल पहलू है, और इस पर हम जरूर आएंगे आगे। लेकिन अगर हम सिर्फ इन निर्देशक तत्वों के शब्दों को देखें, इनके भाव को समझें, तो इसमें कोई शक नहीं कि संविधान बनाने वालों ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां राज्य सिर्फ एक पुलिस या टैक्स वसूलने वाली एजेंसी न हो, बल्कि हर नागरिक के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए सक्रिय रूप से प्रोएक्टिवली काम करे। तो हाँ, कागजों पर तो ये एक आदर्श कल्याणकारी राज्य का नक्शा ही है। चलिए अब इस नक्शे को जरा जमीनी हकीकत की कसौटी पर कसते हैं। जो आंकड़े हमारे स्रोत सामने रखते हैं वो वाकई मतलब चौंकाते हैं। क्या ये सच है कि आज भी भारत में 80 करोड़ लोग 5 किलो मुफ्त अनाज पर निर्भर हैं? 80 करोड़! ये तो कई बड़े देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। हाँ, दुर्भाग्य से ये सच है, और ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है, लेकिन ये अकेला नहीं है। हमारे स्रोत ऑक्सफैम की 2023 की रिपोर्ट का हवाला देते हैं, जिसके मुताबिक भारत की कुल संपत्ति का आप सोचिए लगभग 44% हिस्सा सिर्फ ऊपर के 1% परिवारों के कब्जे में है।
सोचिए जरा, देश की करीब करीब आधी दौलत महज 1% लोगों के पास। 1 मिनट, 44% संपत्ति सिर्फ 1% के पास। ये असमानता तो कल्पना से भी परे लगती है। इसका मतलब बाकी 99% आबादी के पास सिर्फ बची हुई 56% संपत्ति है। ये कैसा न्याय हुआ? ये कैसा बंटवारा है? यही सवाल स्रोत भी उठाते हैं और गरीबी की तस्वीर भी उतनी ही गंभीर है। विश्व बैंक के 2022 के आंकड़ों का जिक्र करते हुए स्रोत बताते हैं कि भारत की लगभग 21% आबादी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा यानी रोजाना $1.90 जो करीब 160 रुपए बनते हैं आज, उससे भी नीचे जीवन जी रही है। बाप रे, ये आंकड़े तो उस कल्याणकारी राज्य की तस्वीर से बिल्कुल मेल नहीं खाते जिसका जिक्र अभी हम संविधान में देख रहे थे। वो सामाजिक और आर्थिक न्याय, अवसरों की समानता, संसाधनों का उचित बंटवारा, ये सब फिर कहाँ गया? ऐसा लगता है जिसे दो अलग अलग भारत हों, एक संविधान के पन्नों में और दूसरा सड़कों पर, खेतों में, झुग्गियों में जी रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है और इसी दर्द को, इसी विरोधाभास को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था शायद। स्रोत उनके एक कथन को उद्धृत करते हैं जो आज भी उतना ही सटीक, उतना ही सच लगता है। उन्होंने कहा था, वे गरीब लोग जो इधर उधर भटकते हैं, जिन्हें अक्सर काम नहीं मिलता, जो भूख से पीड़ित रहते हैं, जिनका जीवन निरंतर अभाव और कष्ट में बीतता है, वे भला संविधान या उसके कानूनों पर गर्व कैसे महसूस कर सकते हैं? ये बात तो सीधे दिल पे रखती है। मतलब सोचने वाली बात है। अगर किसी इंसान की बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही, अगर उसे 2 वक्त की रोटी, तन ढकने को कपड़ा और सिर छुपाने को छत ही नसीब नहीं है, तो उसके लिए संविधान के बड़े बड़े सिद्धांतों और कानूनों का क्या मतलब रह जाता है? बिल्कुल। और स्रोत इस बात को सिर्फ एक भावनात्मक या राजनैतिक बयान नहीं मानते, बल्कि इसे गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य की तरह देखते हैं। उनका तर्क है कि इंसान के विकास के लिए 2 तरह की खुराक जरूरी होती है। एक है फिजिकल पबला, मतलब भौतिक आभोग या कह लीजिए पेट भरने का सामान। जब तक ये न्यूनतम जरूरत पूरी नहीं होती, तब तक इंसान में किसी भी तरह के उच्च स्तरीय बौद्धिक या नैतिक विकास की उम्मीद करना वो बेमानी है। यानी वो पुरानी कहावत भूखे भजन न होए गोपाला वाली बात हो गई। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। स्रोत का विश्लेषण ये कहता है कि लगातार भौतिक अभाव, मतलब गरीबी और तंगी, इंसान में बेचैनी, असुरक्षा और यहाँ तक कि क्रूरता को भी जन्म दे सकता है। और दूसरी जरूरी खुराक है इंटेलेक्चुअल पैबुला, यानी बौद्धिक या मानसिक खुराक। जब इसकी कमी होती है तो इंसान में सही गलत, न्याय अन्याय के बीच फर्क करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो स्रोत ये कह रहे हैं कि अगर लोगों की बुनियादी भौतिक जरूरतें और साथ ही मानसिक या बौद्धिक जरूरतें पूरी ना हों, तो वो समाज नैतिक और बौद्धिक रूप से पिछड़ जाता है। स्रोत इससे भी एक कदम आगे जाकर कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में समाज में पाशविक प्रवृत्तियां हावी हो सकती हैं। मतलब जहां लोग सिर्फ अपनी बुनियादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और जहां तर्क और नैतिकता का कोई मूल नहीं रह जाता। ये एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर है जो वो पेश करते हैं। ये वाकई बहुत गंभीर चेतावनी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इस हालत में पहुंचे कैसे? संविधान के इतने अच्छे इरादों के बावजूद ये गहरी खाई क्यों बनी? क्या हमारे स्रोत इसकी जड़ों तक जाते हैं? कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, स्रोत इस समस्या की जड़ पर सीधी चोट करते हैं, ऐसा लगता है। उनके विश्लेषण के अनुसार भारत की इस बढ़ती सामाजिक आर्थिक विषमता का एक बड़ा कारण हमारी अर्थव्यवस्था का मौजूदा ढांचा है, जिसे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का महाजाल कहते हैं। महाजाल, ये शब्द तो सुनने में ही भारी भरकम लगता है। इसका क्या मतलब है यहाँ? क्या कहना चाहते हैं स्रोत? इसका मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जो मुख्य रूप से मुनाफे और पूंजी के केंद्रीकरण पर, मतलब कैपिटल सेंट्रलाइजेशन पर टिकी है। स्रोत का तर्क है कि इस व्यवस्था की बनावट ही कुछ ऐसी है कि ये अपने आप में बहुसंख्यक आम जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है, क्योंकि इसमें संसाधनों और अवसरों का प्रवाह वो ऊपर की ओर यानी अमीरों की तरफ ज्यादा होता है, नीचे की तरफ कम। और क्या इसमें हमारी चुनाव प्रणाली की भी कोई भूमिका है, मतलब इलेक्शन सिस्टम की? स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं। उनका कहना है कि भारत में चुनाव लड़ना अब इतना महंगा हो गया है, इतना खर्चीला हो गया है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार वो काफी हद तक बड़े पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के चंदे पर, उनके डोनेशन पर निर्भर हो गए हैं।
तो इसमें दिक्कत क्या है? राजनीतिक दलों को काम करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है। दिक्कत एक नैतिक और व्यावहारिक विरोधाभास में है, जैसा स्रोत बताते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि अगर सरकारें उन्हीं पूंजीपतियों के पैसे से चुनकर आती हैं, तो क्या वो सत्ता में आने के बाद ऐसी नीतियां बना पाएंगी जो उन पूंजीपतियों के हितों के खिलाफ जाती हों? जैसे क्या वो धन के केंद्रीकरण को रोकने के लिए मजबूत कदम उठा पाएंगी, या संसाधनों के ज्यादा न्यायपूर्ण वितरण के लिए, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सच में काम कर पाएंगी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। फिर पैसे वालों के हितों की रक्षा करती है, जबकि आम आदमी की जरूरतें कहीं पीछे छूट जाती है। तो क्या इस महाजाल से निकलने का कोई रास्ता है? क्या स्रोत कोई समाधान सुझाते हैं? हाँ, स्रोत एक स्पष्ट समाधान पेश करते हैं, और वो है आर्थिक लोकतंत्र, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। उनका मानना है कि जब तक राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक लोकतंत्र नहीं जुड़ेगा, तब तक संविधान का वो कल्याणकारी वादा अधूरा ही रहेगा। आर्थिक लोकतंत्र ये राजनीतिक लोकतंत्र से कैसे अलग है? इसके मुख्य पहलू क्या हैं? मतलब इसके पिलर्स क्या हैं? स्रोत के मुताबिक आर्थिक लोकतंत्र के 3 बुनियादी स्तंभ हैं। पहला है विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। इसका मतलब है कि उत्पादन के साधन और आर्थिक फैसले वो कुछ बड़े शहरों या बड़ी कंपनियों के हाथ में केंद्रित न हो, बल्कि स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर उनका नियंत्रण हो। स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल पहले स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए हो। यानी लोकल पर जोर, वोकल फॉर लोकल जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं, पर उससे भी गहरा। दूसरा स्तंभ है क्रय शक्ति, यानी परचेजिंग पावर। स्रोत का मानना है कि हर नागरिक की न्यूनतम जरूरतें सिर्फ खैरात या सब्सिडी से पूरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर किसी के पास इतनी आमदनी या खरीदने की क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो खुद पूरी कर सके, सम्मान के साथ। अच्छा, और तीसरा स्तंभ? तीसरा है न्यायपूर्ण वितरण, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी देश के संसाधनों और संपत्ति का बंटवारा ज्यादा बराबरी के साथ हो, ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो सके। इसके लिए शायद टैक्स प्रणाली में सुधार, संपत्ति के अधिकार पर पुनर्विचार, इस तरह के कदम शामिल हो सकते हैं। विकेंद्रीकरण, क्रय शक्ति और न्यायपूर्ण वितरण, ये सुनने में तो बहुत तार्किक और जरूरी लगता है, बहुत लॉजिकल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी मौजूदा व्यवस्था, हमारी संसद, हमारी सरकारें, क्या वो इस दिशा में बढ़ रही हैं? क्या संसद में इन मुद्दों पर मतलब सीरियसली गंभीर चर्चा होती है? यहीं पर स्रोत काफी, कह सकते हैं, निराशावादी नजर आते हैं। उनका विश्लेषण कहता है कि संसद में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और असमानता पर बहसें तो खूब होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अक्सर सतही होती हैं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाती हैं। मतलब ब्लेम गेम ज्यादा होता है। मतलब असल मुद्दों पर, जड़ पर बात नहीं होती। स्रोत का मानना है कि जो बुनियादी संरचनात्मक सुधार जरूरी हैं, जैसे कि व्यापक भूमि सुधार ताकि जमीन का न्यायपूर्ण बंटवारा हो, टैक्स प्रणाली में ऐसे बदलाव जिससे अमीरों पर ज्यादा बोझ पड़े और गरीबों को राहत मिले, या पूंजी के कुछ हाथों में जमा होने को रोकने के लिए कड़े नियम, इन सब पर कभी गंभीर और निर्णायक बहस नहीं होती है। ऐसा लगता है कि पूरी व्यवस्था इन गहरे सवालों को छूने से कतराती है। तो क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र अपने असल मकसद से, अपने उद्देश्य से भटक गया है? स्रोत की भाषा थोड़ी कठोर जरूर है, लेकिन उनका निष्कर्ष कमोबेश यही निकलता है। वो कहते हैं कि आज के हालात में लोकतंत्र महज वोट हासिल करके सत्ता पर काबिज होने और फिर निजी संपत्ति और प्रभाव बढ़ाने का एक खेल, एक जरिया बनकर रह गया है। संविधान की जो कल्याणकारी भावना थी, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्य था, वो कहीं पीछे छूट गया है, नेपथ्य में चला गया है। अब शायद हम उस मुद्दे पर आ सकते हैं जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, वो अनुच्छेद 37 और नीति निर्देशक तत्वों का विरोधाभास। ये इस पूरी कहानी में कैसे फिट होता है? ये पहेली क्या है? हाँ, ये इस पहेली का शायद सबसे अहम, सबसे क्रिटिकल टुकड़ा है। जैसा हमने पहले बात की थी, अनुच्छेद 37 ये तो कहता है कि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए मौलिक हैं, फंडामेंटल, और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये बहुत मजबूत शब्द है, मौलिक, कर्तव्य। हाँ, सुनने में तो बहुत मजबूत लगते हैं। तो फिर पेंच कहाँ है? समस्या क्या है इसमें? पेंच इसी अनुच्छेद 377 के अगले ही हिस्से में है। वो कहता है कि इस भाग के प्रावधान,
यानी डीपीएसपी वाले भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यानी एनफोर्सेबल नहीं होंगे। प्रवर्तनीय नहीं होंगे, हाँ। इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। हाँ। इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ, जरा आसान भाषा में समझाएंगी? इसका सीधा और सरल मतलब ये है कि अगर राज्य इन निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करता है, अगर वो ऐसी नीतियां नहीं बनाता जिससे सबको रोजगार मिले, असमानता कम हो, स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी सुविधा मिले, तो कोई भी नागरिक इस आधार पर अदालत में जाकर राज्य को इन्हें लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आप सरकार पर नैतिक दबाव डाल सकते हैं, आप चुनाव में उसे हरा सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि सरकार अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रही, इसलिए उसे ऐसा करने का आदेश दिया जाए। ये नहीं हो सकता। अरे ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब ये सिद्धांत देश चलाने के लिए मौलिक भी हैं, राज्य का कर्तव्य भी हैं, लेकिन अगर राज्य ये कर्तव्य न निभाए तो आप कानूनी तौर पे कुछ नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास हुआ, एक तरह का डेड लेटर लगता है ये तो फिर। बिल्कुल, और स्रोत इसी विरोधाभास पर, इसी कॉन्ट्रडिक्शन पर उंगली रखते हैं। वो कुछ तीखे सवाल पूछते हैं इस आधार पर। अगर अनुच्छेद 37 में कही गई बातों का राज्य के कर्तव्य का सही मायने में पालन किया गया होता, तो क्या आज देश की 1% आबादी के पास 44% संपत्ति जमा हो पाती? क्या 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता? क्या 21% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे होते? इन सवालों का जवाब तो जाहिर तौर पे नहीं ही लगता है। अगर राज्य ने वाकई धन के केंद्रीकरण को रोकने और आय के असमानता कम करने का अपना कर्तव्य निभाया होता, तो हालात शायद इतने बुरे नहीं होते। बिल्कुल, और इसी तर्क के आधार पर स्रोत एक बहुत ही कठोर और मैं कहूँगी चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। उनका कहना है कि इस मौजूदा स्वरूप में, जहाँ कल्याणकारी राज्य के सबसे जरूरी सिद्धांतों को कानूनी तौर पर लागू करवाने का कोई रास्ता आम नागरिक के पास नहीं है, ये लोकतंत्र एक तरह से जनता के साथ धोखा के सिवा कुछ भी नहीं है। धोखा? ये तो लोकतंत्र पर बहुत बड़ा आरोप है, बहुत भारी शब्द है ये तो क्या स्रोत पूरी व्यवस्था को ही नकार रहे हैं? फिर रास्ता क्या है? क्या ये नेतृत्व या जनता की भूमिका पर कुछ कहते हैं, लीडरशिप और लोगों के रोल पर? हाँ, स्रोत नेतृत्व और जनता की राजनीतिक चेतना पर भी टिप्पणी करते हैं। उनका विश्लेषण कहता है कि दुर्भाग्य से आज के दौर में कई राजनेताओं का प्राथमिक लक्ष्य, उनका प्राइमरी एम, सिर्फ किसी भी तरह सत्ता हासिल करना और उसे बनाए रखना हो गया है। इसके लिए वो अक्सर बड़े बड़े वादे करते हैं, ऊंची ऊंची आदर्शवादी बातें करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन बातों को भूल जाते हैं। स्रोत का मानना है कि ये एक तरह से जनता को मूर्ख बनाने जैसा है। तो इसका हल क्या है फिर? जनता को क्या करना चाहिए? लोग क्या करें? स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि जरूरत है जनता को राजनीतिक रूप से ज्यादा शिक्षित और जागरूक बनाने की, पॉलिटिकल एजुकेशन की, ताकि वो नेताओं के खोखले वादों और उनके असली इरादों के बीच का फर्क समझ सके, ताकि वो अपने अधिकारों और संविधान के वादों के बारे में सजग हो और ताकि उसे आसानी से ठगा ना जा सके। स्रोत ये भी मानते हैं कि आम जनता अभी राजनीतिक रूप से उतनी जागरूक, उतनी प्रबुद्ध नहीं है और इसका फायदा अक्सर तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग उठाता है, जो अपने स्वार्थ के लिए जनता को गुमराह करते हैं। पर इसमें प्रौढ़वादियों की क्या भूमिका बताई गई है? ये कौन लोग हैं? आपने पहले जिक्र किया था। हाँ, स्रोत यहाँ प्रौढ़वादियों का आह्वान करते हैं, उनको कॉल करते हैं। ये उन लोगों का जिक्र है जो प्राउथ प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी नामक एक सामाजिक आर्थिक दर्शन में, एक फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं। इस दर्शन की बुनियाद भी वही आर्थिक विकेंद्रीकरण, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण और नैतिक नेतृत्व पर टिकी है। यानी वही बातें जो स्रोत समाधान के तौर पर सुझा रहे हैं। स्रोत का कहना है कि इन प्राउतवादियों का ये कर्तव्य है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो समाज में फैले भ्रम और तथाकथित बुद्धिजीवियों के प्रभाव को चुनौती दें, उसे काउंटर करें और जनता की सामूहिक चेतना को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जगाने का काम करें। स्रोत इसे ही सच्ची सामाजिक सेवा मानते हैं। अच्छा, तो ये प्राउतवादी विचारधारा भी मूल रूप से आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक नेतृत्व पर ही केंद्रित है। ठीक है, मुझे लगता है हमने स्रोत के मुख्य तर्कों को काफी विस्तार से समझ लिया है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मतलब एक निचोड़ तौर पर तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि हमारा संविधान एक शानदार दस्तावेज है, इसमें कोई शक नहीं। वो एक बेहद न्यायपूर्ण और कल्याणकारी समाज का सपना देखता है। प्रस्तावना और खासकर नीति निर्देशक तत्व वो इसके गवाह हैं।
लेकिन 75 साल बाद भी जमीनी हकीकत उस सपने से कोसों दूर है। आर्थिक असमानता चरम पर है। हमने देखा 1% लोगों के पास 44% दौलत, 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज पर निर्भर हैं, करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं। ये हकीकत है। हाँ, और हमने डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों से ये भी समझा कि बुनियादी ज़रूरतें पूरी हुए बिना संविधान और कानून लोगों के लिए बेमानी हो जाते हैं। और स्रोत इस गहरी खाई का कारण काफ़ी हद तक पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्रीकरण, मुनाफे की अंधी होड़ और इसी से जुड़ी खर्चीली, पूंजी निर्भर चुनाव प्रणाली में देखते हैं। बिल्कुल। और समाधान के तौर पर स्रोत ने आर्थिक लोकतंत्र का एक मॉडल पेश किया जिसमें अर्थव्यवस्था विकेंद्रित हो, स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण हो, हर नागरिक के पास न्यूनतम जरूरतें पूरी करने लायक क्रय शक्ति हो और संसाधनों का बंटवारा न्यायपूर्ण तरीके से हो। और हमने ये भी देखा कि कैसे अनुच्छेद 370 का वो विरोधाभास, यानी नीति निर्देशक तत्वों का शासन के लिए मौलिक होना पर अदालतों द्वारा लागू न करवाया जा सकना, ये इस पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। स्रोत इसे लोकतंत्र की एक बड़ी कमी, यहां तक कि उन्होंने इसे धोखा तक करार दिया है। बिल्कुल। तो अंत में स्रोत के अनुसार अगर हमें संविधान की सच्ची भावना को जिंदा करना है, अगर लोकतंत्र को सिर्फ वोट डालने की रस्म अदायगी से आगे ले जाकर वास्तविक सामाजिक और आर्थिक न्याय का जरिया बनाना है, तो क्या करना होगा? What needs to be done? देखिए, स्रोत के मुताबिक 2 चीजें अनिवार्य हैं, एसेंशियल हैं। पहली, आर्थिक लोकतंत्र को अपनाना और एक विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, जहां हर नागरिक की न्यूनतम जरूरतें सुनिश्चित हों, और वो भी खैरात से नहीं बल्कि उसकी अपनी क्रय शक्ति के माध्यम से। और दूसरी, एक ऐसे नेतृत्व का विकास करना जो आध्यात्मिक चेतना से युक्त हो, मतलब ऐसा नेतृत्व जो निजी लालच, सत्ता के मोह से ऊपर उठकर सोचे और काम करे, जो निस्वार्थ भाव से समाज और राष्ट्र के सामूहिक कल्याण के लिए, कलेक्टिव गुड के लिए समर्पित हो। तो मतलब आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव और नेतृत्व में नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश, इन्हीं 2 स्तंभों पर संविधान के आदर्श हकीकत बन सकते हैं। हाँ, स्रोत का यही अंतिम निष्कर्ष है, यही बॉटम लाइन है। उनका मानना है कि जब तक ये 2 चीजें नहीं होंगी, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक आध्यात्मिक नेतृत्व, तब तक लोकतंत्र का वो महान कल्याणकारी वादा पूरा नहीं हो सकता। और वो शायद, जैसा स्रोत कहते हैं, महज वोट और सत्ता का खेल ही बना रह सकता है। ये पूरी बातचीत हमें स्रोत के एक बहुत ही विचारोत्तेजक और शायद, जैसा मैंने शुरू में कहा, कुछ हद तक असहज करने वाले अंतिम कथन पर लाकर खड़ा करती है। जब तक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आर्थिक लोकतंत्र और आध्यात्मिक नेतृत्व नहीं, लोकतंत्र सिर्फ वोट और धोखे का खेल है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो सोचने पे मजबूर करता है, और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है सबके लिए कि अगर स्रोत का ये विश्लेषण और निष्कर्ष, मान लीजिए इसमें कुछ भी सच्चाई है, तो फिर इस स्थिति को बदलने के लिए, संविधान के आदर्शों को हकीकत बनाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला नहीं तो अगला कदम क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत स्तर पर क्या करें, सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर शायद हम सभी को गहराई से विचार करने की जरूरत है।